ओके। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सेम स्पेस में। हम देख रहे हैं मॉडिफाइड टर्म्स के बारे में बात करें। अगर फाइनेंशियल असेट्स की टर्म्स हम मॉडिफाई करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये अगला क्वेश्चन है। व्हील कंपनी लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन टू इट्स एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग और बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है, तो उनकी एक पॉलिसी है, एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को लोन देती है। मिस्टर एक्स हु एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू अ सीईओ ऑफ व्हील कंपनी लिमिटेड took a loan from the company on the following terms। तो मिस्टर एक्स ने लोन ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख, इंटरेस्ट रेट 4 लाख फॉर 4 लाख एंड 7% फॉर 6 लाख। मतलब 10 लाख का बाइफर्केशन बताया हुआ है कि 4 लाख पे 4% है और 6 लाख पे 7% है। स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2001 और टेन्योर है 5 साल के लिए। ठीक है, प्री पेमेंट फुल और पार्शियल प्री पेमेंट एट एन ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑप्शन एम्प्लॉयज को दिया गया है कि आप प्री पेमेंट कर सकते हो। अगर वो प्री पेमेंट करेगा तो फिर हम इसे कहेंगे ये मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। रीजन, क्योंकि आप जब प्री पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो आपकी आगे की इंस्टॉलमेंट कम हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे जैसे वो कितने क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख है, टेन्योर 5 लाख है। ओके, तो अगर प्रीपेमेंट कर दे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी बता दे, अगर वो ये लिखिए। ठीक है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो अगर 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है मतलब 10 लाख रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 लाख करके 5 इंस्टॉलमेंट होगी। तो अगर कोई प्रीपेमेंट होगा तो डेफिनेटली ये इंस्टॉलमेंट कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी तो हमारा जो अ, हमारी जो यू कैन से प्रेजेंट वैल्यू है जो हमने निकाली थी उसमें चेंज आ जाएगा, और इस वजह से हम इसे मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे। और मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल एसेट्स होने की वजह से हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल एसेट्स होता है मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, सिंपल। पुरानी टर्म्स के हिसाब से क्या वैल्यू चल रही थी और नई टर्म्स के हिसाब से क्या वैल्यू होगी, उसके बीच का जो गैप होगा उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। वैसे पीएनएल में करते हैं, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि एक स्पेशल रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो हम प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट की तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इस लाइन में उन्होंने ये कहा है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन शैल बी रिकवर्ड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड टू 7% इंटरेस्ट। मतलब ये है कि ये जो 7% और 4% का कंपैरिजन है, तो फीफो लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7% पे हम पहले अप्लाई करेंगे। आप जो भी इंस्टॉलमेंट देंगे उसको हम पहले 7% पे अप्लाई करेंगे, बाद में 4% पे अप्लाई करेंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो एनुअल बेसिस पे पे होगा। इसका मतलब यही होता है कि आपकी 2 लाख की इंस्टॉलमेंट सेपरेट रहेगी और जितना इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा वो पे होता जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल में से जाएगा। एक, या यू कैन से रिमेनिंग अमाउंट नहीं, हम ये कहेंगे प्रिंसिपल भी एज इट इज जाएगा और इंटरेस्ट भी एज इट इज जाएगा। 2 लाख का प्रिंसिपल जाएगा ही जाएगा और जितना इंटरेस्ट अक्रू होगा वो भी जाएगा, ऐसा। मिस्टर एक्स मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द टर्म ऑफ लोन, ये ठीक है, एक पॉलिसी वाली बात है। द मार्केट रेट ऑफ कंपेरेबल लोन, ये हमारे काम के लिए है कि इसी तरह का लोन अगर मार्केट में मिलता है, ये तो ऑफ द मार्केट का ट्रांजेक्शन है डेफिनेटली, और अगर मार्केट में ऐसा ही लोन मिलता है तो फिर वो 12% पे मिलता है। ठीक है, तो 12% से हम इसको पीवी करके इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन होगा एज पर इंड एस 109। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉलोइंग टेबल शोज द कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्टेड कैश फ्लोज, ये हमें बनानी पड़ती अगर वो नहीं बोलते तो, नहीं देते तो। अब वो दे रहे हैं तो हम इसी को देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल दिए हैं 5, सीधे सीधे दिख रहे हैं। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2001 पहला पेमेंट है, और 31 दिसंबर 2005 5 इंस्टॉलमेंट में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था 7% से अक्रू होगा 6 लाख पे, और 4 लाख पे अक्रू होगा 4% से। तो उस हिसाब से इंटरेस्ट बन गया, 6 7 जा 42 और 4 4 जा 16। इन दोनों को देख के ये समझ में आ गया कि अब हमारा जो पेमेंट है वो कितना होगा। तो अगर मैं इसमें पेमेंट, इन्होंने लिखा नहीं है टेबल में, मेरा पेमेंट ये होगा। इसका मतलब है अगर पहले साल पे मैं पेमेंट देखूं तो पहले साल का पेमेंट आएगा 2 लाख प्लस 42 प्लस 16, मतलब 2,58,000 का पेमेंट होगा। 2,58,000 का पेमेंट होगा।
सॉरी, 2,58,000 का पेमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 2,58,000 का पेमेंट होगा पहले साल, दूसरे साल हो जाएगा 28 और 16 44, 2,44,000 का। ये हमारे कैश फ्लोज बनेंगे। इन सारे कैश फ्लोज को हम पीवी कर लेंगे। ये 2,30,000 हो जाएगा, ये 2,16,000 हो जाएगा, और ये 2,08,000 हो जाएगा। ये हमारे कैश फ्लोज हैं। ये टेबल हम बनाते हैं और हम इन कैश फ्लोज को ढूंढते हैं, फिर हम पीवी करते हैं। यहाँ हेल्प मिल गई तो इस हेल्प में इतनी हेल्प ही की है। ये तीनों को ऐड करना अभी तुम्हारा बाकी है, ये तीनों को ऐड करो। ये तुम्हारे कैश फ्लोज हैं। इन कैश फ्लोज को पीवी कर लो 12% से, इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री हो जाएगी। ये देखो, ये मैंने किया है। 2,58,044, 230, 16, यही कैश फ्लोज थे। इन कैश फ्लोज को पीवी कर लिया। हालांकि क्वेश्चन ने 6 डेसिमल का यूज करने को बोला था, मैंने नहीं किए, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा डिफर करेगा उससे। तो ये ध्यान से पढ़ना, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो उसकी उसने 6 डेसिमल प्लेसेस यूज करने के लिए बोला है, तो थोड़ा सा अमाउंट 100-150 रुपए का डिफरेंस चल रहा है। इट डजेंट मैटर, कंसेप्ट समझो कि सॉल्व क्या करना है। आगे देखते हैं। आगे बोलता है मिस्टर एक्स प्रीपेज 2 लाख। यहां से पिक्चर चेंज हो गई, नहीं तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा था। तो 2 लाख रुपए अगर उसने प्रीपे कर दिए हैं 31 दिसंबर 2002 को, 31 दिसंबर 2000 मतलब इस दिन, यहां पे 31 दिसंबर 2002 को अगर उसने प्रीपे कर दिया है 2 लाख रुपए, तो उसकी वजह से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल थे, अगर 31 दिसंबर 2002 को आप पे कर दोगे एक एडिशनल इंस्टॉलमेंट, 2 लाख की एडिशनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 लाख की इंस्टॉलमेंट थी, तो आपका 2005 तक जाएगा ही नहीं, 2004 पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि एज एट डेट जो रिमेनिंग बची हैं वो 4 लाख ही बचेंगी। ऑब्वियसली इस दिन 6 लाख का आउटस्टैंडिंग था, अगर इसमें से 2 लाख पे हो जाएंगी तो फिर 4 लाख ही रिमेनिंग बचेगी। उन्होंने उसका भी शेड्यूल बना के हमें दे दिया है। ठीक है, नहीं भी देता तो हम बना लेते, बट उसने बना के दिया है तो उसको यूज कर लो। समझो कि वो क्या कह रहे हैं। इस दिन 4 लाख पे करवा दिए उन्होंने, 31 दिसंबर 2002 को 4 लाख का पेमेंट करा दिया। आई होप बात समझ में आ गई। और अगर 4 लाख का पेमेंट करा दिया तो बाद में 4 लाख ही बचे हैं, जिनको 2 लाख 2 लाख करके 2003 और 2004 में हम पेमेंट कर देंगे। अगर 2 लाख 2003 और 2004 में ये पेमेंट हो जाएंगे तो 2005 में कोई पेमेंट जाएगा ही नहीं। और इसकी वजह से मॉडिफिकेशन हो गया, ये चीज हमें समझनी है। इसकी वजह से जो कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2002 को, वो बदल जाएगा। और इमेजिनेशन ऐसे रखो कि अगर हम शुरुआत से यही पॉलिसी अपनाते तो क्या होता, मतलब हमारा डिफरेंस कितना है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम इनिशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट हुई, फेयर वैल्यू इस पे कैलकुलेट हो गई, बचा हुआ डिफरेंस प्रीपेड एक्सपेंस में डाल दिया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू का, प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस। ये 5 साल, ये इनिशियल रिकॉग्निशन है। 1 जनवरी को हमको कुछ नहीं पता है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन है, और इसके हिसाब से 2 साल हम ऐसे ही चलेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर एंड 31 दिसंबर 2012 और 31 दिसंबर 2002 तक हम एंट्री इसी के हिसाब से करेंगे। फिर 31 दिसंबर 2002 को जब हम बदल देंगे, मतलब कि जब हम मॉडिफाई कर देंगे, जब हम एडिशनल 2 लाख पे कर देंगे, तब क्या करेंगे वो बात की बात है। तो पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, ये देखो 31 दिसंबर 2001 की एंट्रीज। पहली एंट्री सिंपल, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड स्टाफ। मैं 5 सालों में इसको तोड़ रहा हूं, जो अमाउंट हमारा डिफरेंस था उसको, तो हर साल इतने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल असेट, ये हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री है। और हमारी फाइनेंशियल असेट की इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बना सकते हो। तो 31 दिसंबर 2001 को ये हमारा फेयर वैल्यू, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस पे हमने 12% से इंटरेस्ट लगा दिया। इंटरेस्ट रेट तो चेंज हुआ ही नहीं है, वो तो मार्केट का ही हम लेके चल रहे हैं। और एक्चुअल पेमेंट जो है वो 2,58,000 है। क्लोजिंग बैलेंस जो है ये हमारा आ गया। और 31 दिसंबर को इससे ओपनिंग बना के फिर 12% का इंटरेस्ट निकाल के एक्चुअल पेमेंट करके हमने ये वैल्यू निकाली। ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वैल्यू में डिफरेंस आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2002 को हमने एक एडिशनल 2 लाख और पे किए। ये तो पे किए ही किए हैं 2,44,000, इसके अलावा एडिशनली हमने 2 लाख और पे किए।
तो यहां तक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 31 दिसंबर 2002 तक मैंने नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी, और नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बना के उनके हिसाब से 31 दिसंबर 2001 की जनरल एंट्रीज और 31 दिसंबर 2002 की जनरल एंट्रीज, 31 दिसंबर 2002 की जनरल एंट्रीज है, ये भी कर दी। तीन एंट्रीज होनी थी, वो तीन एंट्रीज हो गई। एक प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को रिड्यूस करने की, एक इंटरेस्ट इनकम से एफए को बढ़ाने की, और एक बैंक पे करने की। यहां तक ठीक है। अब 31 दिसंबर 2002 को क्या हुआ, इस चीज को अच्छे से समझना। हमने एक प्रीपेमेंट किया है। प्रीपेमेंट 2 लाख का हमें किया नहीं है, सॉरी, हमें रिसीव हुआ है, हम कंपनी है। 2 लाख का प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है। अगर 2 लाख का प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है तो हमारी असेट डिक्रीज हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि हमारी असेट डिक्रीज हो जाएगी। सवाल यह है कि असेट कितने से डिक्रीज होगी, क्या सिर्फ 2 लाख से? नहीं, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमें हमारी जो आज असेट की वैल्यू है, बैंक में 2 लाख मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक में 2 लाख मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारी असेट पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो हमारी असेट की वैल्यू आज ये है, इसको हम कैरिंग अमाउंट बोलेंगे पुरानी टर्म्स के हिसाब से, और फेयर वैल्यू निकालेंगे हम नई टर्म्स के हिसाब से। तो 31 दिसंबर 2002 को अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, 31 दिसंबर 2002 को अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, तो इस दिन की फेयर वैल्यू के लिए मेरे पास दो कैश फ्लोज आने वाले हैं फ्यूचर में, 2,16,000 और 2,08,000। ये कहां से आए? ये यहां से पता चल रहा है, ये देखो, 2,16,000, 2,08,000। केवल यही इंटरेस्ट हमारे पास बचेंगे। तो इन दोनों कैश फ्लोज को हम पीवी पे ले आए 12% से, और पीवी आ गई है। तो जो डिफरेंस है वो ये है मेरी फेयर वैल्यू एज पर न्यू टर्म्स, न्यू टर्म्स के हिसाब से। और ये है मेरा कैरिंग अमाउंट एज पर ओल्ड टर्म्स। मुझे बुक्स में ये चेंज करना है, मेरी बुक्स में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरी बुक्स में ये वैल्यू आने के लिए मुझे फाइनेंशियल एसेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एसेट कितनी डिक्रीज होगी? इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस, इतने से फाइनेंशियल एसेट डिक्रीज होगी। जबकि बैंक में मुझे मिले हैं 2 लाख, मतलब ये समझो कि मेरी असेट डिक्रीज हुई है 16 लाख से, उसके बदले 2 लाख मिले हैं। इतनी असेट देके, इतनी असेट देके इतने पैसे मिल गए, मतलब तुम्हें ज्यादा पैसे मिल गए। ये तुम्हारा एक तरह का गेन है, पर इसे मैं पी एंड एल में नहीं ले जाऊंगा। इस गेन को मैं पी एंड एल में नहीं ले जाऊंगा। इस गेन को पी एंड एल में नहीं ले जाओगे तो कहां ले जाओगे सर? मैं ले जाऊंगा इसे प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में, क्योंकि मैंने अपना जो भी डिफरेंस था वो यहीं ट्रांसफर किया था। तो ये स्पेशल टाइप के रिलेशन में पीएनएल में नहीं जाता। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने इसको पीएनएल में डाला था। तो इस असेट के इंक्रीज डिक्रीज को हम प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस में ले जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो गई? बैंक में 2 लाख आए, मेरी जो असेट थी वो डिक्रीज हुई है केवल 1,66,000 से, उसके बदले मुझे ज्यादा पैसे मिले, मेरा गेन है जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम भूल सकते हैं क्वेश्चन में, इस पे स्पेशल फोकस रखना। आपका प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस अभी और इफेक्ट हुआ है 33,102। जब हमारी टर्म्स बदल गई हैं तो हमारे प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस पे भी अंतर आएगा। ओके, तो प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस पे क्या अंतर आएगा, लेट्स सी। मेरे इनिशियल प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस 156,140 पे रिकॉग्नाइज हुए थे इनिशियली। 2 साल में उनको राइट ऑफ कर चुका हूं फॉर द 31 दिसंबर 2001 एंड 2002। जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो डिवाइड बाय 5 किया था ना, ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये टोटल रिड्यूस हो चुका है, ये रिड्यूस हो गया है। उसके अलावा ये अभी हमने प्रीपेड स्टाफ को फिर से रिड्यूस कर दिया, इतना उसके उसमें गेन आ गया ना, तो ये भी डिक्रीज हो गया। ये भी एंट्री उसी की जैसी, जैसे जैसे पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे वैसे ही हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज गेन। वो एक्सपेंस थे, ये गेन है। तो ये भी रिड्यूस हो गया। ये दोनों अमाउंट रिड्यूस होने की वजह से 60,582 का हमारा बैलेंस बचेगा। और इस 60,582 को ही अब हम आगे के 2 सालों में रिड्यूस करेंगे 30,291 बोल के, है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग पीरियड में ये बैलेंस राइट ऑफ होगा। अब वो पुराने वाले 5 साल का हिसाब नहीं चल सकता ना, राइट? तो ये भी 2 सालों में पूरा रिटर्न ऑफ हो जाना चाहिए। ये सब करने के लिए हम एक नई अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। नई अमोर्टाइजेशन टेबल में
ओपनिंग बैलेंस जो अब एसेट की वैल्यू हो चुकी है, पिछली जो जनरल एंट्री की है उसके बाद हमारी एसेट की वैल्यू 358 पे पहुंच गई है। इतने से रिड्यूस कर दिया ना हमने 168 से, तो हमारी नई एसेट की वैल्यू 358,680 पहुंच गई है। वहां से फिर से 12% इंटरेस्ट बढ़ा के उसको लेके आगे बढ़े, और 2,08,000 और 2,16,000 दो पेमेंट किए, ये मैंने डिफरेंस अमाउंट निकाला है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इसको निकाल दिया था। हमेशा ऐसे ही करना जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो। बाद में हमारे सिर्फ 2 सालों की जनरल एंट्री बची है जो कि सिंपल हो जाएगी। 3 एंट्रीज होनी है, एक इंटरेस्ट के लिए होती है जिससे फाइनेंस एसेट बढ़ेगी, एक वो जो हमें राइट ऑफ करना है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है 330,291, ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई, ये इंटरेस्ट इनकम बढ़ने की एंट्री हो गई, और एक एंट्री हो गई 2,16,000 की पेमेंट की। ऐसी की ऐसी 3 एंट्रीज यहाँ हुई और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने जो स्पेशल सीखा, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने एक ही कंसेप्ट सीखा कि अगर फाइनेंशियल एसेट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। समरी में वन वर्ड आंसर ये है कि आपका जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है मॉडिफिकेशन डेट पे, और मॉडिफिकेशन डेट पे ही आप पीवी कर लो फ्यूचर कैरिंग, फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो वो जो वैल्यू आएगी, जो नई टर्म्स के हिसाब से वैल्यू आएगी और जो ओल्ड टर्म्स के हिसाब से कैरिंग अमाउंट आ रहा है, उन दोनों के बीच जो असेट्स में डिफरेंस है उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो जनरली, लेकिन अगर स्पेशल केस है तो स्पेशल केस के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। हम तीनों स्पेशल केस जानते हैं। सो दैट्स इट। अगले टॉपिक